हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएस क्वेश्चन पेपर में भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपना मूल्यांकन करिए कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हैं, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ऑप्शंस हैं ए मदुरई, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी या फिर डी ऑप्शन अरिकमेडु। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुरास्थल है जहाँ से हमें भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है वो आपका ताम्रलिप्ति और अरिकमेडु दोनों जगह है। लेकिन आपको बताना है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन अरिकमेडु। अरिकमेडु से ही ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध जो थे उसकी सूचना हमें इस स्थल से प्राप्त होती है। इस पुरास्थल के बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। दिया है कि कई स्थानों पर रोमन सम्राटों जैसे ऑगस्टन, नीरो और टाइबेरियस आदि के स्वर्ण सिक्के मिले हैं और कोरोमंडल तट समुद्र तट पर पौंडीचेरी के पास अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से भारत रोम संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यहाँ पर एक विशाल रोमन बस्ती का भी पता चला है जो कि व्यापारिक केंद्र थी और साथ ही इसके पास एक बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या फिर लौह युग। ऑप्शंस आप आंसर बताइए, किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन ताम्र पाषाण युग। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पाषाण युग इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे ताम्र जो कि एक धातु है और पाषाण युग, तो इससे हमें पता चलता है कि यह सबसे जहाँ धातुओं का प्रयोग हुआ है तो सबसे बाद में आया होगा। ताम्र पाषाण युग की शुरुआत कब हुई थी, तो यह नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताम्र पाषाण युग की शुरुआत कब हुई थी, तो यह नव पाषाण युग के बाद शुरू हुआ था। और ताम्र पाषाण युग या संस्कृत में औजार कैसे होते थे, तो उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत होने लगा था। इसीलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाणिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ऑप्शंस है मुर्शीद कुली खां, सादत खां, सरफराज खां या फिर अन्य। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था। ये कब की बात है, प्लासी के युद्ध के पहले की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ऑप्शंस हैं ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में या फिर डी ऑप्शन 1865 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। और ये बनाया कौन था, कब लागू हुआ था, इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और इसके बारे में मसौदा किसने तैयार किया था, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। और इसे पारित कौन किया था या किस किस समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो ये लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके समय में पारित हुआ। इन दोनों पे क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह भारतीय इतिहास में अमीर और गरीब दोनों वर्गों के बीच लोकप्रिय था। इस अधिनियम में विधवा को अपने मृत पति से प्राप्त किसी भी विरासत को जब्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। मतलब वो उस अपने मृतक पति के विरासत
में हिस्सा ले सकती थी। और विधवा पुनर्विवाह में उन्हें एक विवाहित महिला के सभी अधिकार दिए गए थे जो कि अपनी पहली शादी में हासिल हो सकती थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि भारत में इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किस भारतीय ने किया था, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी इसी के चलते एक विधवा स्त्री से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस भी है, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शंस है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत में। तो अंग्रेजों ने अपने पहली व्यापारी कोठियाँ या कारखाने सूरत में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म या फिर वैष्णव धर्म को? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया और इससे शैव धर्म से ही रिलेटेड बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था चोल राजाओं ने। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी बने हैं आपके। तो देखते हैं, छोटे बड़े मंदिर चोल राज्य के प्रायः सभी नगरों और गांवों में इस युग में बने थे और ये मंदिर शिक्षा के केंद्र भी थे। सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है मंदिर वो राजा राज प्रथम का तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर है और दूसरा है राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया। ये प्रश्न बना है कि राजा राज प्रथम ने कहाँ पर मंदिर राजराजेश्वर का निर्माण कराया, तो तंजौर का, या फिर राजा राज प्रथम ने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण कराया, तो वो राजराजेश्वर मंदिर। इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। राजेंद्र प्रथम का गंगैकोंड चोलपुरम में गंगैकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी आपके चोल राजाओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके साथ साथ हम लोग तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और चिदम्बरम का नटराज मंदिर, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर फेमस मंदिर हैं। इसके साथ साथ चोल युग में जितनी भी प्रतिमाएं होती थी, खासकर कांस्य प्रतिमाएं अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ इसी युग में जो नटराज की मूर्तियां बनी हैं वो सर्वोत्कृष्ट मतलब मूर्ति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या फिर झांसी? ऑप्शंस आप लोग ध्यान से देखिए, आंसर करिए। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद के निज़ाम। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ पहली सहायक संधि की थी। अब ये सहायक संधि है क्या और ये सहायक संधि किन किन लोगों के साथ हुई थी, इसके बारे में लोग डिटेल देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य जो था 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निज़ाम था जिसने भारत में सहायक संधि को स्वीकार किया था। दूसरे नंबर पर मैसूर के शासक ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। तीसरे पर तंजौर ने 1799 में ही। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा? 1801 में। पेशवा ने 1802 में, बराड़ के भोसले ने दिसंबर 1803 में और सिंधिया 1804 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। अब ये सहायक संधि में शर्तें क्या क्या रखी जाती थी? शर्तें वह वेलेजली यह रखता था कि वह बाह्य हर तरीके के आक्रमणकारियों से, शत्रुओं से रक्षा करेगा। साथ ही साथ वह राज्य के किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके साथ ही भारतीय राजाओं के जितने भी विदेशी संबंध हैं वो कंपनी के अधीन हो जाते थे। यही जो नियम था, इसी के वजह से फ्रांसीसी साम्राज्य को ख़त्म कर अंग्रेज भारत में अपने आधिपत्य को बढ़ाने में कामयाब रहे।
नेक्स्ट है कि कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय व्यक्ति जैसे कि फ्रेंच, डच, स्पेनिश, इस तरीके के किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में रखने की मनाही कर दी गई थी। साथ ही बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखने को बोला गया जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में हो। लेकिन इसका भरण पोषण कौन करेगा, इस सेना का सारा खर्चा कौन वहन करेगा, वो शासक को करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेना का उद्देश्य था सार्वजनिक शांति को बनाए रखना। राज्यों को पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी देगा, मतलब कि सेना जो है वो सार्वजनिक शांति बनाए रखेगा और साथ ही साथ जो राज्य हैं उसको वो पूर्ण प्रभुसत्ता देगा। प्रभुसत्ता का मतलब ये था कि आप सारे शासन का कार्य संभालिए, सेना मुझे सौंप दीजिए और मैं बाहरी आक्रमणकारियों या किसी भी तरीके के आपके जो शत्रु रहेंगे उनसे रक्षा करूंगा और इस सेना का सारा व्यय आप वहन करेंगे। इससे छोटे राज्य कंपनी को नगद धन देंगे, इस सेना को। साथ ही राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना जरूरी हो गया था। ये थी आपके सहायक संधि के नियम और शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं शैव संप्रदाय के द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा, हीनयान संप्रदाय के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चित्रकला की गांधार शैली, ये महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड है उसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में, अच्छा ये भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया चुका है कि इसका सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था और बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में ये महायान संप्रदाय के लोग आस्था रखते थे, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा यूनानी रोमन शैली थी, इसीलिए इसे गांधार शैली भी कहा जाता था। ग्रीक रोमन या फिर हिंदू यूनानी, मतलब इसके इतने नाम थे, गांधार शैली, ग्रीको रोमन या फिर हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिज़ाइन को तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शंस हैं इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास। सही आंसर इसमें से क्या होगा? बी ऑप्शन, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो कि ईरान से थे, इसकी मूल अभिकल्पना यानी कि इसका डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार, डिज़ाइनर माना गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रधान रूपांकनकर्ता या कि वास्तुकार माने जाते हैं। और यहाँ पर एक और नाम दिया गया है इस्माइल का, इस्माइल खान, ये तुर्की के कारीगर थे। इन्होंने ताजमहल का गुंबद बनाने की जिम्मेदारी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन है मोती महल, हीरा महल, पंच महल या फिर रंग महल। इसका सही आंसर होगा कि सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। पंचमहल फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है, जिसे ड्रीम इन स्टोन के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी का महल शहर मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1571 से 1585 तक बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष, कंबन, बाणभट्ट या फिर नागार्जुन अश्वघोष, वसुमित्र या फिर अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या फिर आपका लास्ट ऑप्शन कालिदास, कंबन, वसुमित्र। इसमें से सही आंसर होगा हम लोग का बी ऑप्शन, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चालुक्यों ने, शुंग ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूटों ने। इसका सही आंसर होगा
ए ऑप्शन, चालुक्यों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की सभी गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है गुफाओं का समूह है, जिसमें से 17 ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड, 12 बौद्ध धर्म से और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। ये आपके क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि 17 हिंदू धर्म से, 12 बौद्ध धर्म से और 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ पर किया करता था? ए प्रयाग में, बी मथुरा, सी ताम्रलिप्त या फिर डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रयाग में। राजा हर्षवर्धन जो कि बहुत ही ज़्यादा दानी था, वो अक्सर अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में किया करता था। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और डिटेल जानते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद यानी कि धार्मिक सभा का आयोजन करता था। इसमें सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और हर्षवर्धन द्वारा उदारतापूर्वक दान भी किया जाता था। इसके साथ साथ यह अंतिम बौद्ध सम्राट भी था। इस पे क्वेश्चंस भी बने हैं। अंतिम बौद्ध सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। इसके साथ साथ ऐहोल अभिलेख के अनुसार उसे आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये क्वेश्चन बताया, ऐहोल अभिलेख के अनुसार किस राजा को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो ये हैं आपके राजा हर्ष। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग कब आया था? तो ये भी हर्ष के शासनकाल में आया था। और हर्ष कवि के साथ साथ नाटककार भी था। उसके 2 प्रसिद्ध नाटक जो है वो प्रियदर्शिका और रत्नावली हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हर्ष ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यह भी है एक क्वेश्चन कि किस शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो वो था हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शंस हैं, पत्थर के बने अस्त्र या फिर पत्थर के बने औजार और उपकरण या फिर बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्र या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ। तो महापाषाण संस्कृति जो दक्षिण भारत में मिलती है, उससे हमें ऐतिहासिक युग में क्या उपयोग में लाया जाता था? उस ऐतिहासिक युग में सी ऑप्शन, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें प्राप्त होती हैं जो उस युग से हमें परिचय कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम लोग सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।